हेलो एंड वेलकम ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। मैं हूं अभिषेक। आप सभी का स्वागत है स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म पे। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट में साइंस के पीवाईक्यू सीरीज को। ये वीडियो हमारा रिलेटेड होगा 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को, और इसके बाद हम बाकी सारे ईयर्स को भी कवर करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी सोर्स ऑफ द स्टार्स। ठीक है, सो इसमें जो हमारे जितने भी प्रोसेसेस दिए हुए हैं जैसे कि न्यूक्लियर फिजन है, ठीक है, ये हमारा कहाँ पे होता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में होता है, ठीक है, या एटम बॉम्ब्स में होता है। फ्यूजन इज द प्रोसेस जहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन मिलकर के हीलियम में बनता है, ठीक है, और इस वजह से बहुत सारी एनर्जी जो है हमारा रिलीज होती है, ठीक है। सोलर फ्लेयर्स आपको देखने को मिलते हैं सन के सरफेस पे ऐसे, ठीक है, इतने बड़े होते हैं, आप इसके सामने देखोगे अर्थ का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, बस ये है अर्थ, और इतने बड़े बड़े सोलर फ्लेयर्स होते हैं, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। केमिकल रिएक्शन इज अ डिफरेंट थिंग जो कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस करते हैं लैब में। डाइजेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है जिसमें कि फोटोन्स हमारे इजेक्ट होते हैं मैट्रिक के सरफेस से बिकॉज ऑफ द लाइट। फोटो इज द लाइट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा एज ऑफ 2022 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ न्यूक्लियर पावर इन इंडिया। ठीक है, सो बेसिकली जो 2022 तक हमारा कैपेसिटी था वो था 7480 मेगावाट, ठीक है। तो इसका हिसाब से आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। एज ऑफ दिसंबर 23 जो हमारा कैपेसिटी है ये अभी इंक्रीज होकर 7630 मेगावाट हो गया है, और जो एनपीसीआईएल है दैट इज न्यूक्लियर पावर, प्लीज रिमेंबर दिस फुल फॉर्म आल्सो, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है ना। इनका एम क्या है कि 2024 में ये ऐड करें 14,500 मेगावाट तक, ठीक है, और उसके बाद 2031 में इनका गोल है, ठीक है, दिस इज देयर गोल। 2031 तक इनका गोल है कि ये हमारा जो न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है, ठीक है, ये कितना हो जाए 22,480 मेगावाट तक हो जाए, ठीक है। सो लेट्स सी हाउ मच ऑफ इट वी अचीव, ओके, right. Next is a person of mass 50 kg standing in a lift. If the lift moves in upward direction with an acceleration of 1 meter per second square, then the weight of the person will be closest to. So basically यहाँ पे हमारे पास मास है 50 kg एंड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी कितना लगेगा? जी लगेगा हमारा 10, ठीक है। नाउ ये है लिफ्ट कहाँ है? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हमें पता है जब भी अपवर्ड मोशन होगा, ठीक है, तो जी हमारा हमेशा क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है, ठीक है ना। चलिए, बाकी उसके हिसाब से भी आप देखोगे, अगर नॉर्मली भी देखोगे तो जो अपेरेंट वेट होता है उसका फॉर्मूला होता है एम जी प्लस ए, ठीक है, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एम जी प्लस ए में जब आप देखेंगे तो मास इज 50 kgs, जी है हमारा 10 या 9.8 कुछ भी ले सकते हो इसमें से। तो 10 अगर लिया हमने और एक और ऐड हो गया इसमें हिसाब से, ठीक है, तो 50 × 11, ठीक है। इसके हिसाब से आप अगर आंसर निकालोगे तो कितना आना चाहिए? दैट शुड बी अराउंड 550, ठीक है। और 9.8 के हिसाब से करोगे शायद तो 540 आपका आंसर आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर, ओके, राइट। नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउंड इज करेक्ट, ठीक है। सो साउंड का जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, पिच, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह की बात हुई है, मैं आपको बता दूं जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, इसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो इसका वेवलेंथ कम हो जाता है, वेवलेंथ इज आर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा वेवलेंथ कम हो जाता है और इसकी वजह से पिच बढ़ जाती है, ठीक है। नाउ अगर एम्पलीट्यूड बढ़ेगा तो साउंड की लाउडनेस बढ़ेगी, और जहां पे लाउडनेस बढ़ी वहां पे पिच कम हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, ठीक है। ये पिच और फ्रीक्वेंसी आप देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसका उल्टा, अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो लाउडनेस भी कम होगी और पिच एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी,
ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर देखोगे, फर्स्ट क्या ही है, करेक्ट बोला है, हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हाई पिच साउंड हैज हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, सो ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वी हैव, which one of the following substances is not used as a lubricant in heavy industries? ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे ग्रेफीन है, ठीक है, ग्रेफीन एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज होता है इंडस्ट्रीज में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। टैल्क एंड सैंड, ठीक है, ये दोनों ही हमारे ड्राई ल्यूब्रिकेंट हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्लास, इसका यूज एज ए ल्यूब्रिकेंट नहीं होता है। ठीक है, सो दैट इज आवर आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following represents the correct order for the wavelength of different waves? ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कि गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट्स बीच में आया, माइक्रोवेव, एफएम रेडियो, एएम रेडियो और लॉन्ग रेडियो। ठीक है, तो ये सारे जो हमारे वेव्स हैं इस तरीके के ऑर्डर में हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे हमसे पूछा वेवलेंथ का ऑर्डर। ठीक, सबसे पहले अगर आप वेवलेंथ के हिसाब से देखोगे, सबसे पहले आएगा गामा रेज। ठीक है, या इसका एक तरीका बता देता हूँ मैं आपको। रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन्स। ठीक है, इन सभी के फर्स्ट लेटर पे ध्यान दो। जो आर होगा वो होगा रेडियो वेव के लिए। ठीक है, एम जो होगा वो माइक्रोवेव के लिए होगा। ये होगा हमारा इंफ्रारेड। ये होगा हमारा विजिबल लाइट। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट, ये हो जाएंगे हमारे एक्स रेस, और ये हो जाएंगे हमारे गामा रेस। ठीक है ना, ये अब यहां से जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इस ऑर्डर के हिसाब से, तो हमारा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है और वेवलेंथ कम होता है। ठीक है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट आएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है और वेवलेंथ ज्यादा होता है। मतलब रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और गामा रेज का वेवलेंथ सबसे कम है। जो यहाँ पे पिक्चर में डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें यही ऑर्डर लिखा है, बस उल्टा। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे वेवलेंथ के हिसाब से ज्यादा रेडियो वेव का होगा, और उसके हिसाब से इस ऑप्शंस को देखोगे तो आप देखोगे ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि आप इसमें इस पिक्चर में भी देख सकते हो। देखो, रेडियो वेव्स तो सबसे ज्यादा है ही, रेडियो वेव्स में फिर दो हैं, एएम रेडियो वेव्स एंड एफएम रेडियो वेव्स। ठीक है, तो एएम का एफएम से ज्यादा होता है, राइट। फिर उसके बाद हमारे माइक्रोवेव आ गए, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, जो सब आप इधर आपको इधर देखने को मिलता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी विल बी अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज, the temperature of a body decreases from 240 Kelvin to 210 Kelvin. The corresponding change without sign in the temperature in degree Fahrenheit is close to। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा है कि 240 केल्विन से 210 केल्विन आया, मतलब 30 केल्विन का फर्क आया है। ठीक है ना, अब वही केल्विन का फर्क हमसे फारेनहाइट में पूछा है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इज इक्वल टू E-273 इंटू 9/5 + 32। इस फॉर्मूले में आपको बस केल्विन की जगह डालना है 30। ठीक है, और यू विल हैव योर आंसर। ठीक है, सो आई एम लीविंग दैट अपॉन यू, आई विल टेल यू द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, कैलकुलेशन पार्ट इज अपॉन यू, राइट। नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेक्टर्स इन इंडिया कंज्यूम्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर? तो अभी सबसे बड़ा सेक्टर भी इंडिया में क्या है, तो आप देखोगे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एंड इट नीड्स ग्राउंड वाटर सो मच। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर मैं आपको डेटा के लिए बता दूं तो एग्रीकल्चर इज अप्रॉक्स जो 90% ग्राउंड वाटर है वो एग्रीकल्चर हमारा यूज करता है। ठीक है, चलिए, देन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विटामिन थेरेपी? ठीक है ना, तो एक्चुअली में ये जो विटामिन है, पहले इसका स्पेलिंग होता था विटामिन, INE। ठीक है, लास्ट में 1912 में कॉइन किया गया था, राइट। अभी जो क्रिश्चियन इज इज्कमैन है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने फैक्टर्स ऑफ हेल्थ, या मतलब असेंशियल डाइटरी फैक्टर्स फॉर हेल्थ को डिस्कवर किया था। जो फ्रेडरिक हॉपकिंस हैं, ठीक है, इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन पे रिसर्च करी थी। ठीक है, जो कैसिमिर फंक हैं, इन्होंने हमारा जो क्या किया था, विटामिन को डिस्कवर किया था, और इसके हिसाब से इनको बोला जाता है फादर ऑफ विटामिन थेरेपी। ठीक है, सो ऑप्शन सी विल बी आवर करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो जो आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे वो कुछ ऐसा होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही और आगे चलता रहता है कि आप देखोगे तो एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, सो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिविटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारा रिएक्टिव है ऑप्शन ये ऊपर वाला। ठीक है, सो दैट इज के, ऑप्शन बी, राइट, पोटेशियम। चलिए फिर आते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स करेक्टली मेक अ फूड चेन। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन ए जो है ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, जो है वो आपका करेक्ट फूड चेन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली रिप्रेजेंट्स एन एग्जांपल ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स। ठीक है, अब एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं, वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका की क्या है, ऑर्गन्स विद सिमिलर फंक्शंस बट डिफरेंट इवोल्यूशनरी ऑर्गन्स एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर अलग है बट फंक्शन सेम है। ये है, ठीक है, एनालॉगस। और होमोलॉगस इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ इसका आंसर है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, आप इंसेक्ट का विंग देखो और बर्ड्स का विंग देखो, दोनों का काम क्या है, सेम काम है, उड़ने का। ठीक है, बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे आर एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। So that was it for this video. I hope you have found it informative. In case of any doubts, you can comment your doubts below. I'll be happy to answer them. Thank you so much. I'll see you in the next one. Jai Hind.